नमस्कार दोस्तों, स्माइल प्लीज में आपका स्वागत है। बात करेंगे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास बेचारा क्या करे। हमारे मित्र मिडिल क्लास के रमेश भाई, जी हाँ, 40-50 हजार रुपये कमा लेते हैं महीने में। वैसे उनकी पत्नी भी कमा लेती है 30-40 हजार रुपये। लेकिन क्या है ना कि मिडिल क्लास बेचारा ना, क्या है, दो चक्की के बीच में पिसता हुआ आटा कह सकते हो, गेहूं कह सकते हो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। लेकिन पिसने की जो अदा मिडिल क्लास को पता है, वो किसी को नहीं पता। अब आप सबको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी तालियां तो बजा ही सकते हैं। तालियां बजाने में जीएसटी नहीं लगता, क्या पता है सरकार कब तालियां बजाने पे जीएसटी लगा दे। रमेश भाई हमारे मिडिल क्लास आदमी हैं। मिडिल क्लास यानी कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, जो वित्तीय आपदा, ये हमारी दोस्त है। ये सारे महीने के 30 के 30 दिन बनी रहती है। एक दिन थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है जब सैलरी आती है। जब सैलरी आती है तो लगता है कि भाई बड़े धनवान हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब, सैलरी के जो बाकी 28-29 दिन होते हैं ना, हम स्पिरिचुअल लाइफ पे चले जाते हैं, हम भगवान के भरोसे हो जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं। क्या है ना कि रमेश भाई बेचारे, उनका बजट कुछ इस किस्म का है, मियाँ बीबी को मिला के भी, जैसे कि धारावाहिक की झोपड़पट्टी वाला बजट। यानी कि बस गुजारा चल जाएगा। लेकिन साहब, उनकी पत्नी की आकांक्षाएं ऐसी जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुबई का बुर्ज खलीफा। और फिर कहती हैं कई बार, इस संडे कहीं बाहर चली क्या? तो मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बाहर बालकनी में बैठते हैं, हवा मुफ्त की है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब क्या कहा जाए। मुझे लगा कि इस मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या नहीं होता, मिर्च मसाले सब कुछ है। सच कहा जाए तो ये हमारी जिंदगी की अमर अकबर एंथनी है साहब। यहाँ पे 3 भाई होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, लेकिन वो गरीबी का रोना जो है ना, वो खत्म नहीं होता साहब मिडिल क्लास का। मिर्ची आ गई तो नमक नहीं आया, नमक आ गया तो हल्दी नहीं आई, शर्ट आ गई तो पैंट अगले महीने लेंगे, पैंट आ गई तो पता लग रहा है कि कोट जो है वो 2 महीने बाद ले लेंगे। कोई चीज़ आ गई तो ईएमआई के अंदर आधी तनख्वाह चली जाती है। और कभी कभी रमेश भाई की हमारे जो पत्नी है, चाय का कप लेके सुबह सुबह आ जाती हैं। तो रमेश भाई को लगता है यार बड़ा प्यार उमड़ रहा है, लेकिन बिना मांगे चाय मिल गई, समझ लो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। और कहेंगी, आजकल क्या है ना कि सुनिए, सब लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, तो हमें भी ऑर्गेनिक फूड खाने की आदत डालनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन क्या है कि फ़र्क पड़ जाता है, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, हमारे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे उसकी वजह से, उनको रोग कम लगेंगे और कहते हैं डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है। अब पता नहीं साहब, हमारे भी दादा परदादा एक्चुअली गेहूं चावल खा के साहब 80-90 साल जी के चले गए। पता नहीं साहब उन्होंने ऑर्गेनिक फूड खाया था या क्या खाया था। लेकिन मैंने पूछा, यानी कि हमारे रमेश भाई ने पूछा, भगवान, भिंडी तो 40 रुपए का भाव चल रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले तो 200 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन 160 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो किस बात के हैं? देखो जी, वो लेबल लगाने के पैसे होते ना। एक बार क्या हुआ कि मैं भी चला गया, मैंने कहा भाई ये ऑर्गेनिक का चक्कर क्या है? तो मैंने उससे पूछा, भाई ये आपने करी लीव्स जो होती है ना, करी पत्ता होता है, बड़े पेड़ होते हैं करी पत्ते के साथ, तो वो कहता ऑर्गेनिक है ये। मैं कहा करी पत्ता कब से ऑर्गेनिक हो गया यार? करी पत्ता कब से ऑर्गेनिक हो गया? करी पत्ता तो अच्छा खासा बड़ा झाड़ होता है, और ये तो कहीं भी उग जाता है, जंगल में भी उग जाता है, ऐसी कौन सी बात है, ये कब से ऑर्गेनिक हो गया भाई? कहता साहब, आपको लेना हो लो, वरना खोटी मत करो मेरी, आप जाओ यहाँ से। तो साहब ये होता है। एक दिन दुकान के अंदर गया तो कहता है कि आपके लिए शानदार नीम के पत्ते हैं, बिल्कुल शानदार पैकिंग की हुई। मैंने कहा नीम के पत्ते? ऑर्गेनिक नीम के पत्ते हैं साहब। मैंने कहा यार, जो बेचारा नीम दूसरों का इलाज करता है, उसे भी अब ऑर्गेनिक की जरूरत पड़ गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं क्या? ये आपके ऑर्गेनिक फूड का कमाल है। लेकिन क्या है ना कि, और फिर रमेश भाई की पत्नी कहती है, उनकी एक सहेली ने फोटो डाल दी कि फीलिंग एक्साइटेड इन द मालदीव्स। अब बीवी आ गई रमेश भाई के पास, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, उसके हस्बैंड को देखो,
वो मालदीव्स गया वहाँ पर, तो मुझे कहाँ लेके जाते हो? मैंने कहा अच्छा फ़ोटो दिखाओ ज़रा। मैंने उसको ध्यान से देखा, लेफ़्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से। तो मैंने पूछा कि वो आपकी सहेली, आपकी उनसे बात हुई है क्या पिछले 2-4 दिनों में? कहता हाँ, बात हुई है ना मेरी। तो मुझे लग गया। मैंने कहा देखो, रमेश भाई जो कहते हैं भगवान, दरअसल ये फ़ोटो शॉपिंग है। ये मालदीव्स वगैरह कहीं नहीं गए हैं। इन्होंने घर बैठ के पीछे मालदीव्स के जो समुद्र तट होते हैं ना, उनके कोरल से उसकी फ़ोटोएँ 4-6 लगा दी हैं और अपना फ़ोटो उस पे डाल दिया है और फिर ऊपर लिख दिया फीलिंग एक्साइटेड एट मालदीव्स। बस ये रमेश भाई की बीवी भड़क गई। कहता हर चीज़ में तुमको फ़ोटो शॉपिंग नज़र आ रही है। आप मुझे तो लेके कहीं जाते नहीं हो। आप मुझे क्यों नहीं लेके जाते हो? हमें भी यूरोप जाना है। मैंने कहा यूरोप तो हम जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि पूरे 1 साल की जो हमारी सैलरी है वो यूरोप में चली जाएगी। कहता सो व्हाट देन? मैंने कहा अच्छा फिर तुम हो आओ जाके, कम से कम मैं घर पे रहूँगा, कुछ रखवाली कर लूँगा यहाँ बैठ के। अब साहब बात निकली तो कहते हैं हम ईएमआई पर जाएँगे। मैंने कहा ईएमआई के लिए तो क्रेडिट कार्ड होने चाहिए ना। कहते हैं ना आपके पास भी 2 क्रेडिट कार्ड हैं, मेरे पास भी 2 क्रेडिट कार्ड हैं। बीवी रमेश भाई को बोलती है। तो मैंने कहा ठीक है लिमिट देख लेते हैं। जब एजेंट से पूछा भाई क्या ट्रिप 2 आदमियों का कितना लगेगा? कहता साहब करीब-करीब 8 से 10 लाख रुपए लग जाएगा आपका टोटल मिला के। अगर आपका 8 दिन और 10 दिन का टूर है, इसमें स्विट्ज़रलैंड के अंदर 4 दिन, ऑस्ट्रिया में, वियना में 4 दिन और ये वेनिस के अंदर आपकी उसकी वेनिस की नदियों में आप नाव में सैर करवाएँगे आपको, साथ में पेरिस का आईफल टावर दिखाएँगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता अब रात को होटल कौन-सा बुक करेंगे? कहता कौन-सा होटल सर? दिन में घूमो, रात को यू रेल होती है वहाँ पर, यू रेल के अंदर सोने को, सुबह उठोगे फिर से घूमना शुरू कर दो। तो मैंने कहा कहीं कोई ठिकाना तो होगा? कहता कोई ठिकाना नहीं है, यही आपका ठिकाना है, वापस आके इसी ठिकाने पे आ जाओगे। ये सब घूमने फिरने के, खाने पीने के पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। तो साहब ले लिया, तो वहाँ चले गए। अब मार्केट में जरा घूम रहे थे तो पता लग रहा है कि रमेश भाई की बीवी को एक बैग पसंद आ गया, बड़ा बैग। कीमत देखी सिर्फ 45,000 रुपये। मैंने कहा 45,000 रुपये? मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कहती है इतना बुरा तो नहीं है वैसे, लोगों को बताने के लिए तो अच्छा है कि मैंने 45,000 रुपीज़ का पेरिस से एक बैग लिया फैशन का। मैंने कहा लिया तो है लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई लिमिट बची नहीं है इस बार में। कहता कोई बात नहीं आप ले लो इसको। मैंने कहा तुम इसके अंदर क्या रखोगे? कहता है ना मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरा छोटा टॉवल है जो मैंने अपना एक मार्ट से बाहर से लिया था 10 रुपये का, और कुछ और चीज़ें 20-20 रुपये की वो चीज़ें ली थी, 30 रुपये की ये चीज़ ली थी, साथ में मेरे बिस्किट के पैकेट भी हैं वो भी उस पर रखूँगी। मैंने कहा यार 10 रुपये का बिस्किट पैकेट 45,000 रुपये के आपके बैग में रखोगी? कहता हाँ, किसी को क्या पता कि 45,000 के बैग के अंदर मैंने क्या रखा है। तो भाई अल्टीमेटली साहब होता क्या कि आप यानी कि रमेश भाई हमारे बेचारे उस झांसे में फंस गए। उन्हें एक बात तो समझ आ गई कि अगले 3 साल अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय नकारा होने के, और पत्नी उनकी ये 10 दिनों के अंदर खुश तो बहुत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फाके जो करने पड़ेंगे 3 साल तक, क्योंकि 3 साल आपको रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। अब उसके ऊपर तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब आपका बिल आता है उसको आप अगर कन्वर्ट करवा देते हो, उसको क्या कहते हैं कि ईएमआई के अंदर साहब, तो ब्याज कितना लगता है? 15%, 20%, 30%, 35%। उसे क्या करना है साहब, क्या करना है? तो क्या है फिर घर बैठ के फिर आप मत देखो, नेटफ्लिक्स मत देखो, दूरदर्शन लगाओ, मुफ्त में आता है साहब, और उस पर वागले की दुनिया देखो। इससे ज़्यादा और क्या होगा? नेटफ्लिक्स 3 साल बाद देख लेंगे, कपिल शर्मा का शो 3 साल बाद देख लेंगे, क्या करना है अभी देख के? अभी ज़रा आप बैठ के दूरदर्शन देखो, और दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर कुछ पुराने सड़े हुए आज से 10 साल पहले जो कुछ गेम्स हुए थे, उसके रीटेलीकास्ट देखो। ये है हमारे रमेश भाई की मिडिल क्लास ज़िंदगी साहब, जिसमें वो सुबह से लेके शाम तक बेचारे पिसते हैं और एक ही काम है, कमाना और ईएमआई में वापस कर देना, ताकि पत्नी खुश रहे। अब पता नहीं पत्नी खुश हुई या नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल वो दिवालिया तो हो ही गए हैं। ये हकीकत है, मानो या ना मानो। पर हाँ, खुश रहिएगा। स्माइल प्लीज़।